यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों देश के अंदर एक बहुत ही चर्चा का विषय बन रखा है। एक पक्ष ये कहता है कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, और एक पक्ष ये कहता है कि बिल्कुल आना चाहिए, इससे सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी और इंटेग्रिटी बढ़ेगी। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या वो किनका कहना है क्या कहना नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर है क्या, ये अगर आना चाहिए तो ये क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो ये क्यों नहीं आना चाहिए, और इसकी बेसिकली अहमियत क्या है इस लॉ की। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। अब दोस्तों 14 जून की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 22वीं लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका मेन फोकस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ही होता है। अब लॉ कमीशन दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है, जिसका काम बेसिकली यही होता है कि अगर सरकार कोई एक बड़ा कानून पास करने वाली है या फिर किसी एक बहुत बड़े कानून के अंदर कोई बदलाव करने वाली है जिससे देश की मैक्सिमम जनता अफेक्ट होने वाली है कल को, तो पहले एक बार जनता से पूछ लिया जाए, एक बार जनता का ओपिनियन ले लिया जाए कि उनकी उसके ऊपर राय क्या है कि क्या ये कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देश के अंदर कंडीशंस क्या चल रही हैं उस वक्त इस कानून को लेकर के कि क्या ये सच में इस टाइम पर आना जरूरी है भी कि नहीं है। तो एक बार पूछ लिया जाता है जनता से भी। और जो 22वीं लॉ कमीशन है, इन्होंने देश की जनता को 30 दिन का वक्त दिया है कि वो उनकी वेबसाइट पे जा सके और अपना ओपिनियन दे सके कि उनका सोचना क्या है इस बारे में। अब दोस्तों जनरली इस लॉ कमीशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हेड किया करते हैं। जो इस बार की लॉ कमीशन है उसको कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हेड कर रहे हैं। अब दोस्तों आजादी से लेकर अब तक बहुत बार लॉ कमीशन इस्टेब्लिश की गई है, कुल 22 बार की गई है, इस बार की है जो 22वीं है। और इससे पहले जो 21वीं की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BS चौहान हेड कर रहे थे, और ये की गई थी 2018 अगस्त में। तब उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश की स्थिति को देखते हुए ये कहा था कि अभी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस लॉ को अप्लाई करने की, लोग अभी शांति से हैं, सब कुछ जी रहे हैं अपनी लाइफ, अपने पर्सनल लॉज को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अभी इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, इतना ज़रूरी अभी ये नहीं है। लेकिन 2019 के अंदर जब बीजेपी लोकसभा के इलेक्शन लड़ रही थी तब उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सारे प्रोमिस किए थे कि आप माँ को 2019 के अंदर वापस से वोट दो तो हम ये काम करेंगे। अभी इनके मैनिफेस्टो के अंदर दोस्तों बहुत सारे उन्होंने प्रोमिस किए जिसके अंदर कुछ हाईलाइटिंग थे, जैसे आर्टिकल 370 होगा कश्मीर से हटाने के लिए, राम मंदिर इन्होंने बनवाने का प्रॉमिस किया था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का भी इन्होंने प्रॉमिस किया था। अभी आर्टिकल 370 तो हटा दिया, राम मंदिर भी बनवा दिया, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका मेन पॉइंट जो है वो रह रहा है। तो इसी वजह से कुछ लोग मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से ठीक पहले ही अपनी लॉ कमीशन इस्टेब्लिश करी है और इसको ये इस्टेब्लिश अभी करना चाहते हैं, इस लॉ को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब दोस्तों यहाँ पर ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ये लॉ दोस्तों जो सरकार लाने जा रही है ये आम जनता के पर्सनल मैटर से डील करा करेगा। स्पेशली यहाँ पर ये 4 मैटर से डील करेगा, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि मान लो ऐसे पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी बाकी बच्चों के अंदर कैसे बांटी जाएगी तो उससे डील करा करेगा, उसका प्रोसेस डील उससे डील करा करेगा ये लॉ। एडॉप्शन मतलब अगर कोई कपल है किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या हुआ करेगा, उससे ये डील करा करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये सवाल उठा सकते हो कि ये तो हर एक का अपना व्यक्तिगत मामला है, शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इसमें सरकार क्यों भला किसी के उसमें इंटरफेयर कर रही है, जिसको जैसे करना है वो करेगा। अब दोस्तों बात क्या है कि हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हर एक धर्म के लोगों ने अपने अपने पर्सनल लॉज बना रखे हैं। हिंदुओं ने अपने पर्सनल कानून बना रखे हैं, मुसलमानों ने पर्सनल कानून बना रखे हैं, जैन, सिख, ऐसे सब ने अपने अपने कानून बना रखे हैं। ऐसे में कोई एक लॉ देश के अंदर नहीं है। अब बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है। अब दोस्तों इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक 2021 में हुआ एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, राजस्थान में हुआ था ये। होता क्या है कि राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति थे सत्यप्रकाश मीना के नाम से। वो वैसे तो एक इंजीनियर थे जो कि दिल्ली में काम किया करते थे। उनकी 2012 में शादी होती है अलका मीना नाम की महिला से, और ये दोनों ही राजस्थान की मीना ट्राइब से आते थे जो कि एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब है। अब इन दोनों की शादी हुई थी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से। अब यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट क्या है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि मैरिज से डील करता है, और स्पेशली ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पे ये अप्लाई होता है। अभी ये लॉ के अंदर दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, लेकिन इस केस से रिलेटेड मैं आपको 2 मेन पॉइंट यहाँ बताता हूँ जो इसके अंदर हैं। अब दोस्तों ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को फॉलो करता है तो वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, मतलब एक टाइम पे वो एक पार्टनर रख सकता है, और अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो उसको पहले वाले पार्टनर से डाइवोर्स लेना पड़ेगा।
उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकता है, या फिर अगर उसके पहले वाले पार्टनर की डेथ हो गई है तभी वो दूसरी शादी लीगल तौर पे कर सकता है। और जो डाइवोर्स का जो प्रोसेस है उसको पहली बार लीगलाइज किया गया था इसी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1955 में। इससे पहले दोस्तों मतलब क्या हुआ करता था कि फैमिलीज जो होती थी वो आपस में सेटलमेंट कर लिया करती थी, और तो वहाँ पे जस्टिस ना होने का बहुत खतरा रहता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डाइवोर्स को जो है एक लीगल प्रोसेस बना दिया कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा और हर चीज लीगल तौर पे करनी पड़ेगी, तभी आपका डाइवोर्स माना जाएगा। फैमिली में अपने आप सेटलमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज को लीगल तौर पे करना पड़ेगा। और डाइवोर्स को पहली बार लीगलाइज किया गया था इसी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1955 में। अब वापस आते हैं दोस्तों अपनी कहानी पे। सत्यप्रकाश मीना जो है वो राजस्थान के अंदर लोकल कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी वाइफ अलका मीना से डाइवोर्स चाहिए, और क्योंकि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करी थी तो मेरे पास डाइवोर्स लेने का पूरा यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं मांग उठा सकता हूँ। लेकिन उनकी वाइफ जो है अलका मीना वो ये बोलती है कि हम जो है राजस्थान की शेड्यूल कास्ट ट्राइब से आते हैं और हमारी संस्कृति में तलाक लेना अलाउड नहीं है। अब वहाँ पर शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है, वहाँ पर तो ऑप्शन है डाइवोर्स लेने का, लीगल तौर पे ले सकते हो, लेकिन अलका मीना कहती है कि हमारी संस्कृति में अलाउड नहीं है। और जो वहाँ की लोकल कोर्ट होती है सत्यप्रकाश मीना को ये डाइवोर्स देने से रिजेक्ट कर देती है। वो बोल सकती है कि आपकी मांग यहाँ पर जायज़ नहीं है, डाइवोर्स आपको नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा कि ये तो इलीगल चीज़ हो गई, यहाँ पे तो कोर्ट ने मना कर दिया। दोस्तों बात एक्चुअल में क्या है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर जो लॉ है, इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी एक छोटा सा एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है? ये लॉ ये कहता है कि अगर देश के अंदर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट जैसा अगर कोई ग्रुप है, तो वो वहां पर अपने पर्सनल लॉज को हिंदू मैरिज एक्ट से ऊपर रख सकता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इसलिए कोर्ट जो है वहां पर अलका मीना की मांग को जायज ठहराते हैं कि तलाक नहीं हो सकता, इनकी संस्कृति में अलाउड नहीं है, और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी इसकी अलाउ इन्होंने कर रखे कि अपनी संस्कृति को पहले रख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे तलाक नहीं मिलेगा। अब सत्यप्रकाश मीना जो है वो रुकते नहीं है, वो जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। वो बोलते हैं कि जब मेरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई थी तो फिर ट्राइबल कानून बीच में क्यों आ रहे हैं? जब मेरी शादी यहाँ से हुई है, मेरे पास ऑप्शन है, तो मेरे को मिलना चाहिए डाइवोर्स, ये अपने ट्राइबल कानून बीच में क्यों लेकर के आ रही है? अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या करता है, लड़का और लड़की दोनों की बात, दोनों पार्टियों की बात आराम से सुनते हैं और बोलते हैं कि गलती यहाँ पर लड़के की तो है नहीं, क्योंकि उसने हिंदू मैरिज एक्ट के यहाँ पे शादी करी थी, उसका पूरा ऑप्शन है, लेकिन गलती यहाँ पर लड़की की भी नहीं है। उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी संस्कृति को ऊपर रख सकते हैं, तो गलती यहाँ पर दोनों में से किसी की नहीं है। अगर यहाँ पर किसी की गलती है तो वो है सरकार की, कि उन्होंने ऐसा आधा अधूरा कानून बनाया है क्यों, जिसके अंदर पर्सनल लॉज भी हैं, सरकार के अपने कानून भी हैं, तो यहाँ पे फैसला कैसे लिया जाएगा? सरकार की यहाँ पे गलती कि उन्होंने एक कानून क्यों नहीं बनाया देश के अंदर इन पर्सनल मुद्दों के लिए जहाँ पे फैसला लिया जा सके। और वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ये बोलता है कि देश के अंदर एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए इन पर्सनल मैटर्स के लिए। बहरहाल ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं ये हिंदू परंपराओं के हिसाब से उन्होंने अपनी शादी करी थी, तो ये पहले ही हिंदुआइज्ड हो चुके हैं, तो ये जो एग्जम्पशन है अलग से, इसका कोई अप्लाई होने का सवाल नहीं उठता। इनको हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि 1956 में बनाया गया था उसके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा, इनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि पहले ही हिंदुआइज्ड हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट जो है बार बार एडवोकेसी भी करता है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में कि ये लॉ आना चाहिए, एक लॉ देश में होना चाहिए। अब दोस्तों बात ये नहीं है कि ये अभी अभी मुद्दा उठ रहा है कि ये 2023 में और 2021 में, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है ये आज़ादी से पहले का उठना शुरू हो चुका है। अभी बात क्या है कि 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, देश के अंदर काफ़ी सारे कानून होते थे, लेकिन ऑन दी ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं था। और ये जो आप ये वर्ड सुनते हो IPC, CRPC सेक्शन, ये जो वर्ड आप सुनते हो, ये तब नहीं हुआ करते थे। और तब लोगों ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग उठाई कि देश में जितने भी कानून है उनको आप यूनिफाई कर दो, एक कानून बना दो और उस हिसाब से सब चला करेंगे। तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हम यूनिफाई तो कर देंगे, लेकिन जो लोगों के अपने पर्सनल मुद्दे हैं ना, शादी, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इसके जो अपने व्यक्तिगत इनके जो मुद्दे हैं उस पर हम नहीं घुसने वाले। इनके पर्सनल मैटर में लोगों को हम नहीं घुसेंगे। हिंदू लोगों को अपना अलग चलने दो, मुस्लिम लोगों को अलग चलने दो, बाकी धर्मों के लोगों को उनको अलग अलग चलने दो, उसमें हम नहीं घुसेंगे। अब दोस्तों मेरी राय में यहाँ पर ब्रिटिशर्स की यहाँ पे एक डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी ही थी कि सोसाइटी को इतना ज़्यादा बांट करके रखो, यूनिफाई मत करो, ताकि ये लोग जो है वैसे ही अलग थलग रहेंगे आइडियोलॉजी से, तो मॉडर्नाइजेशन नहीं आ पाएगी। तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पर्सनल मैटर में घुसना तो मना कर दिया। खैर ब्रिटिश इंडिया तक ये ऐसे ही रहा, इन्होंने बाकी लॉज को तो यूनिफाई कर दिया, लेकिन पर्सनल मैटर्स के लॉज को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1948 में,
तब फिर से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी। Gordon. From the balcony of the building, Pandit Nehru, India's first premier, urges the crowd to let the procession move through. Earl Mountbatten's car was surrounded by thousands of wildly cheering people. जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 1948 में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा था कि संविधान में इसको ऐड हमें करना चाहिए। भाई क्यों हम किसी रिलीजियस लॉ को सबसे ऊपर रखें, देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। वो इसके सपोर्ट में थे। लेकिन तब वैसे नेता तो वैसे दोस्तों सब इसके सपोर्ट में थे, लेकिन तब कुछ रिलीजियस क्लरिक्स थे और कुछ धर्म गुरु थे जो कि इसके अपोजिशन में आ गए। उनको था कि हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। अब इसमें ऐसा ही था कि किसी एक धर्म के लोग थे, इसमें लगभग सभी धर्मों के लोग थे जो कि अपने धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए कह रहे थे कि नहीं, इससे हमारे अपने लोग खराब हो जाएंगे, हमारा अपना कुछ नहीं रहेगा, देश के अंदर सब कुछ सरकार के हाथों में हो जाएगा। तब इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और तब क्योंकि न्यूज़ मीडिया भी नहीं होता था, सोशल मीडिया भी नहीं था और मेरा चैनल भी नहीं था यूट्यूब के ऊपर, तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि लॉ है क्या लोगों को, और लोगों को पता भी नहीं था कि इम्प्लीमेंट होगा कैसे। तो इसीलिए तब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के अंदर ऐड तो कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल 44 की डीपीएसपी सेक्शन में इसको ऐड किया गया। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ यहाँ पे कि ये होता क्या है। देखो, कोई भी लॉ तब तक जस्टिफाइबल नहीं होता जब तक वो कोई फंडामेंटल राइट ना बन जाए। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो संविधान के अंदर है तो सही, आर्टिकल 44 के अंदर वो है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी मांगों को फुलफिल करवाने के लिए इस लॉ का सपोर्ट लेकर के कोर्ट में जाकर के मांग नहीं उठा सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो एक फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षित होने का अधिकार, कि सबको एक सर्टेन एज तक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर कोई भी रोकेगा उस व्यक्ति को वो एजुकेशन लेने से उस एज तक, तो वो एक अपराध माना जाएगा और वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में अपील कर सकता है और कोर्ट को उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पर। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। अब जो राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, वो भी पहले एक डीपीएसपी ही हुआ करता था, वो भी पहले एक फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में आकर के सरकार ने इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया और तब से ये जस्टिफाइबल हो गया कोर्ट के अंदर। तो खैर ये बात तो होगी 1948 की। अब 1948 के बाद सबसे ज़्यादा हाइप मिलती है इस लॉ को 1985 में। 1985 में होता है दोस्तों शाह बानो केस। अभी शाह बानो केस दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था केस ये, क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया था। अब फिर भी जिनको नहीं पता, मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो केस था क्या। और ये केस जो है, अगर आप कल को कोई जुडिशरी का एग्जाम देने जाते हो गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसके अंदर भी इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो आपको ये बारे में पता होना चाहिए इस केस के बारे में। अब इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1978 में। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति थे मोहम्मद अहमद खान के नाम से, और उनकी वाइफ थी शाह बानो बेगम। अहमद खान एक नामी गिरामी वकील थे इंदौर के अंदर, और उन्होंने 1978 में शाह बानो को ट्रिपल तलाक से तलाक दे दिया। तब ट्रिपल तलाक को लेकर के कोई कानून नहीं हुआ करता था, सब लीगल था, तो इन्होंने उनको वैसे तलाक दे दिया। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अगर कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है और जो वाइफ है वो अपना घर खर्च चलाने के अंदर असमर्थ है, वो नहीं चला सकती अपना घर का खर्चा खुद से, तो हस्बैंड को डाइवोर्स के बाद भी उनको घर का खर्चा पूरा देना पड़ता है, मेंटेनेंस देनी पड़ती है। लेकिन अहमद खान जो है वो मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है मेंटेनेंस देना, अगर चाहिए ही तो हम इद्दत पीरियड तक ये मेंटेनेंस दे सकते हैं। इद्दत पीरियड दोस्तों जनरली 3 महीने का होता है, या फिर अगर कभी महिला गर्भवती होती है तो उसको चाइल्ड बर्थ तक ये मेंटेनेंस देनी पड़ती है हस्बैंड को, वाइफ को। लेकिन अहमद खान यहाँ पर मना कर देते हैं कि कोई मेंटेनेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पर्सनल लॉज के अंदर ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अब शाह बानो जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर लोकल कोर्ट में जाती हैं। वो सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत आवाज़ उठाती है कि मुझे मेंटेनेंस चार्जेस मिलने चाहिए, क्योंकि मैं अपना घर का खर्च खुद से नहीं चला सकती। अब यहाँ पर लोकल कोर्ट जो है शाह बानो के फेवर में डिसीजन देते हैं और बोलते हैं कि 25 रुपये अहमद खान को देने पड़ेंगे शाह बानो को मेंटेनेंस चार्जेस के तहत। अब दोस्तों याद रखिए, मैं 1978 की बात कर रहा हूँ, तब 25 रुपये बहुत हुआ करते थे। लेकिन अब केस यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब शाह बानो जो है 1980 के अंदर फिर से एमपी हाई कोर्ट में जाती है और बोलती हैं कि जो 25 रुपये की अमाउंट है ये पूरी तरह खर्चे पूरे नहीं हो रहे मेरे, तो मुझे इसको अमाउंट को इंक्रीज़ करवाना है। और एमपी हाई कोर्ट जो है वो शाह बानो के फेवर में डिसीजन देते हैं और बोलते हैं कि अहमद खान को अब इनको 179.8 रुपीज़ पे करने होंगे मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर अहमद खान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सपोर्ट मिल रहा था, जिसके तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहते हैं कि कोर्ट के पास बिल्कुल कोई हक नहीं है हमारे पर्सनल कानूनों के अंदर इंटरफेयर करने का। अगर कोर्ट को कोई फैसला देना ही है तो वो हमारे पर्सनल कानूनों के हिसाब से दे, और उनके पर्सनल कानून ये कहते हैं कि इद्दत पीरियड तक उनको चार्जेस पे करने होंगे, उसके अलावा उनको कोई कंपल्सरी नहीं है कि शाह बानो को पैसे देने ही देने हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये उठ करके जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 1980 से लेकर के 1985 तक शाह बानो और अहमद खान के बीच में एक लीगल बैटल चलती है और इस लीगल बैटल को शाह बानो जीत जाती है और सुप्रीम कोर्ट ही अहमद खान को ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें मेंटेनेंस चार्जेस देने ही होंगे, और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के हिसाब से हस्बैंड को वाइफ को ये चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो इसको प्रोटेस्ट करते हैं इस फैसले को। वो कहते हैं कि हम कोई पे नहीं करेंगे, ये हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है। 1 साल तक दोस्तों ये प्रोटेस्ट चलते हैं। अच्छा, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो थे राजीव गांधी। अभी राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे 1984 के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। और वहाँ पे राजीव गांधी जी जो होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उनके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई नया कानून लेकर के आओ यहाँ पर, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या पता राजीव गांधी जी को अगले इलेक्शन से वोट मिले ना मिले, तो यहाँ पर उनको अपने वोट बैंक का चक्कर हो गया। अब यहाँ पर राजीव गांधी जो है 1986 के अंदर एक नया लॉ लेकर के आते हैं। उस लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट। उस लॉ के तहत जो हस्बैंड है उसको इद्दत पीरियड तक ही ये मेंटेनेंस चार्जेस देने थे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि अहमद खान को ये मेंटेनेंस चार्ज देने होंगे, वो डिसीजन पूरा रिवर्स हो गया और डिसीजन को खारिज कर दिया गया। और जब शाह बानो के वकील ने इस कानून के सिग्निफिकेंस को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि कानून है और तुम्हें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देश में एक कानून होने की ज़रूरत है, ऐसे तो कोई डिसीजन हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। अगर सबके अपने पर्सनल लॉ ये लोग चलाने लग गए तो ऐसे तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, राजीव गांधी जो ये कानून लेकर के आए थे, इसके इमीडिएटली नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखने शुरू हो गए। अकेले मध्य प्रदेश के अंदर ही 22,800 मामले देखने को मिले 1986 से लेकर के 2019 तक। 22,800 मामले देखने को मिले ट्रिपल तलाक के, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज तो देने नहीं है। और सिमिलरली वेस्ट बंगाल के अंदर भी लगभग इतने ही मामले देखने को मिले। लेकिन बाद में जब इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया इस ट्रिपल तलाक को, तब ये केस आने बिल्कुल बंद हो गए। और 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो शाह बानो का ये जो फैसला था, जब उन्होंने केस वापस ले लिया था 2011 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपना फैसला सुनाया और अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया और बोला कि अगर कभी भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक से तलाक देगा तो उसको उनका मेंटेनेंस चार्जेस देने ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी ही है, इसमें कोई भी पर्सनल लॉ काम में नहीं आएगा। अब दोस्तों, हमारे देश के अंदर अकेला गोवा ऐसा एक शहर है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस किया जाता है। अब दोस्तों, बात एक्चुअल में क्या है कि गोवा जो स्टेट है वो पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करती थी 1961 से पहले। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जो पूरा ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और जो गोवा जो स्टेट है वो पुर्तगाल लोगों के कब्जे में हुआ करती थी और 1961 तक उन्हीं के पास थी, जब इंडियन आर्मी ने उनको भगा नहीं दिया तब तक वहाँ से। अब 1961 से पहले वहाँ पर कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस हुआ करता था, जो पुर्तगाल लोगों ने वहाँ पर लगाया था। और 1961 के बाद भी वो वहाँ पर प्रैक्टिस में रहा वो लोग। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो बार बार इसी लॉ का एग्जाम्पल देती है जो कि गोवा के अंदर है। देखो वहाँ पर कितने अच्छे से लॉ काम कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर हमें इसको अप्लाई करना ही चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है देश के अंदर आना। अगर आपकी कोई राय है अपनी पर्सनल, तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लॉ कमीशन की वेबसाइट का, जहाँ पर जाकर आप अपने ओपिनियंस ही बता सकते हो सरकार को कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक